नमस्कार। देश की राजनीति में दो बड़े दल, दो बड़े राष्ट्रीय दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के बीच लोकसभा चुनाव के बीच में के दौरान जम करके रस्साकसी देखने को मिली। उसके बाद संसद के 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद में भी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रहीं, लेकिन जीत तकरीबन हर बार विपक्ष यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिली और वो जीत, वो फतेह हासिल की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी इस समय समूचे विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर अब मैदान में बड़ी मुस्तैदी के साथ जमे हैं, लड़ रहे हैं और अपने साथियों को लगातार उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्हें भी आक्रामक तरीके से अपनी बात को रखने का एक मौका भी प्रदान कर रहे हैं। हाल में इस महीने के अंत और अगले महीने में हालांकि बहुत कुछ फैसला इसी महीने में हो जाना था, भले ही चुनाव परिणाम अगले महीने में आता, एक राज्य का चुनाव भी अगले महीने में 1 तारीख को समाप्त हो जाता, लेकिन आपसी जिसको कि कपार फोरौवल कहा जाता है हम लोग की भाषा में, पूर्वांचल की भाषा में, जो अंतर्विरोध बीजेपी के अंदर शुरू हुआ, टिकट को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के, चुनाव में रणनीति कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए, कुछ बात बनती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में पहले ही कांग्रेस ये ऐलान कर चुकी है, उसका गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के उनके पुराने साथी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ हो चुका है। पैंथर्स पार्टी भी है। अब अगर बात हम हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन के 2 बड़े साथियों समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। और यहां पर बड़े मजे की चीज है कि आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार हरियाणा के एक तरफ जाइएगा तो पंजाब में उनकी सरकार है, दूसरी तरफ जाइएगा तो दिल्ली में उनकी सरकार है। लिहाजा जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे वहां के लिए रास्ते कुछ आसान होंगे इंडिया गठबंधन के लिए। सबसे बड़ी चीज बीजेपी के लिए जो नुकसानदायक साबित हो रही है उसका अंतरकलह है। उसके अलावा जो 10 साल तक उन्होंने वहां शासन किया है उसे लेकर के जनता नाराज भी है। एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ झलक रही है। इस बीच, इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव भी खेल दिया है। अब राहुल गांधी की इस रणनीति के तहत ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी हो सकता है हरियाणा से
अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। मैट बदल जाएगा, अखाड़ा बदल जाएगा। अब वो कुश्ती के जो दांव पेच अखाड़े में और मैट पर ये दोनों ओलंपियन दिखाया करते थे, अब वो राजनीति के मैदान में दिखाएंगे। बात भी सही है। वो विनेश फोगाट, वो बजरंग पुनिया, जिन्होंने बीजेपी की केंद्र की सरकार उससे जम करके लोहा लिया, दांत खट्टे कर दिए। ये अलग बात है कि आप सत्ता में बैठे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, सर्व साधन संपन्न हो, और अगर बात नरेंद्र मोदी सरकार की हो तो वहां तो वो जो चाहेंगे वही करेंगे। भले ही उन्हीं की पार्टी का सांसद इन खिलाड़ी महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोपी बनाया जाता हो, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। गए ये पहलवान। यही विनेश फोगाट जब वो जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, यही बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन सब ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जवाब में उन्हें मिला क्या? सड़कों पर घसीटी गई, जबरन उठा करके उनको बसों में फेंक दिया पुलिस वालों ने, उनकी ऐसी तैसी कर दी। ये नाम मैंने जो गिनाए, वो नाम इस देश के लिए बड़े बड़े सम्मान की चीज है। हम सब देशवासी इन पहलवानों के ऊपर, इन पहलवानों को ही क्यों ले रहे हैं? इन पहलवानों का जिक्र, पहलवान शब्द का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन पहलवानों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। ये दीगर बात है कि इनके साथ तब हमारी राष्ट्रपति नहीं खड़ी हुई थी, द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने कलकत्ता रेप कांड और मर्डर केस के बाद जो 3 पन्ने का आर्टिकल लिखा या ट्वीट किया या जो संदेश दिया इस देश को, वो चीज इन देश की गौरव इन खिलाड़ियों के लिए कभी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। खैर, वो अलग चीज है। लेकिन इन इतनी जलालत झेलने के बाद भी विनेश फोगाट लड़ करके ओलंपिक तक पहुंची। लेकिन ओलंपिक में भी भारतीय ओलंपिक संघ ने सरकार के दबाव में वो उचित पैरवी नहीं की, तो उनका बयान भी आ गया है पीटी उषा जी का, जो कि वो खुद एक खिलाड़ी रही हैं, एक ओलंपियन रही हैं। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम अधिक होने के चलते स्वर्ण पदक से चूक गई, तो भी पंचायत में अकेले उन्हें ही जाना पड़ा। किसी ने जोरदार पैरवी नहीं की। नतीजा, विनेश फोगाट को तो कोई मेडल नहीं ही मिला। इन लोगों को यह भी जो ओलंपिक संघ है या सरकार है, उनको यह भी नहीं समझ में आया कि भारत से एक पदक छीन लिया गया, वो भी स्वर्ण पदक। उसी मनः स्थिति उन समय विनेश फोगाट की क्या रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और निराशा के उस क्षण में ही
विनेश फोगाट ने अपने जूते साक्षी मलिक की तरह खूंटी पे टांग दिए, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा से अपने आप को अलग कर लिया, संन्यास ले लिया। लेकिन हाल के दिनों में 2-2.5 वर्षों के दौरान जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने झेला, उसे आप सब जानते हैं। और ओलंपिक में मेडल से वंचित होने के बावजूद जब वो स्वदेश लौटी तो एयरपोर्ट से लेकर के और उनके गांव तक, उनके घर तक जिस तरह से उनका खैर मकदम किया गया वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इस पर भी सत्ता पक्ष की तरफ से टॉन्ट किया गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, एक तो मेडल तक तो जीत नहीं पाई और इतना स्वागत, इस चीज को शायद वो कभी समझ नहीं पाएंगे। इस पूरी की पूरी इस टीम को, पहलवानों की, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को समझा राहुल गांधी ने और उससे पहले हुड्डा ने। और जो रणनीति बनाई, जो बिसात बिछाई, अब तो दोनों लोग, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात भी हो गई। अब मुलाकात होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि अब इन्हें सियासी मैदान में उतरना है और सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी आवे उसे धोबिया पाट देना ही देना है, उन्हें चित्त करना ही करना है। तो ये एक नया गेम होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान को मैदान में उतारने की तैयारी में है। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो अब चुनाव आयोग के नए शेड्यूल के मुताबिक 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन हरियाणा की सरजमी पर इन दोनों के आने के बाद से अगर ये वास्तव में राजनीतिक पारी के लिए मन बना चुके हैं और राहुल गांधी की तरफ से इन्हें हरी झंडी मिल गई है, जैसा कि लग रहा है कि ऐसा सब कुछ हो गया है, तो ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी। ये दीगर बात है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जाट वर्सेस अदर ओबीसीज को खड़ा करके एक नई रणनीति बुनी है, एक नई चाल चली है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास वो सारे हथियार हैं जिससे बीजेपी को पटकनी दी जा सके। तो अब ये दो नए खिलाड़ी चेहरे क्या कमाल कर दिखाएंगे, इसे आपको देखना पड़ेगा, हम सबको देखना पड़ेगा। हमारी पैनी नजर इनके ऊपर बनी रहेगी। इसका खुलासा मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, जब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। वैसे ही ठीक इसी तरह से बीजेपी की तरफ से कौन कौन आता है, उनकी भी सूची जब जारी होगी तब पता चलेगा। और शुरुआती दौर में हरियाणा कांग्रेस के भीतर जो हालात बने हुए थे आपसी मनमुटाव को लेकर के, वो सारा कुछ लगता है कि काफी हद तक कांग्रेस ने उसे सुलझा लिया है। अब प्रत्याशियों के चयन के बाद, उनकी सूची आने के बाद ही
आगे के घटनाक्रम पर कुछ चर्चा हो सकती है। इस बीच आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जाकर के फिर से ऐलान कर दिया कि अब तो सरकार हमारी बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और सबसे पहले जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मोदी और शाह ने छीना था, बीजेपी सरकार ने छीना था, उसे हम वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह से बिजली का उत्पादन हो रहा है, पूरे देश के लोगों को बिजली मिल रही है और वहां के स्थानीय लोगों को ऊंचे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, इस समस्या का भी समाधान करने का आश्वासन राहुल गांधी ने दिया है। एक सबसे बड़ी चीज थी कि आज जब वो राहुल गांधी कश्मीर में अपना संबोधन कर रहे थे तो उनका चेहरा खिला हुआ था, आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, उनके चेहरे पर तनिक भी तनाव नहीं था। मुस्कुराते हुए उन्होंने आम जनता का स्वागत किया, अभिनंदन किया और उसके बाद उन्होंने बेरोजगारी की भी बात उठाई। बेरोजगारी की बात करते उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश से भी कहीं ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का अपना पुराना नारा भी दोहराया और स्थानीय पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि अब मैं यहां आऊंगा तो यहां के लोगों के साथ 2-4 दिन बिताऊंगा। बहुत खुशनुमा जगह है, बहुत प्यारी जगह है। शायद इसीलिए जब कहा जाता है कि कश्मीर वो जगह है जिसके बारे में शायरी में कवियों ने, शायरों ने बार बार कहा है कि धरती का स्वर्ग अगर कहीं है तो वो जम्मू है, कश्मीर है, यही है, यही है, यही है। तो दोनों राज्यों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होना है, हमारी निगाह उस पर बनी हुई है। हर छोटी बड़ी घटना के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारा भी गठबंधन मजबूत रहे, बना रहे, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं। आपके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें, दिशा निर्देश देते रहें, अपने सुझाव देते रहें। और अगर अब तक @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।